हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे और आप सभी मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पे। हम सभी लोग क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि कृपया करके अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज तक हमने पढ़ा है कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रेगुलरली क्या होता है, चेंज होती रहती है। सपोज दिस इज़ दी अल्टरनेटिंग करंट। सो अल्टरनेटिंग करंट को अगर मैं ग्राफ के रूप में ये दिखा रही हूँ तो भाई इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में एंड देन घट रहा है। इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट जो है आगे की तरफ को बढ़ती है। वहीं अगर हम बात करें डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट एक ऐसी करंट है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम रहता है थ्रू आउट इट्स जर्नी एंड जिसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये आता है कि भाई अगर हमें एसी और डीसी को कंपेयर करना है देन हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर देम। अगर मैं बात करूँ एसी की, तो एसी में मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगी, 3 टर्म्स हैं वहाँ पर एसी को शो करने के। जैसे अगर हम लिखते हैं आई नॉट, सो आई नॉट क्या मतलब है, यहाँ पर आई नॉट का मतलब है पीक वैल्यू ऑफ एसी, ये इसकी पीक वैल्यू कहलाती है। अगर मैं लिखूँ आई एवरेज, सो एवरेज का मतलब क्या है, मीन्स एक साइकिल की बात करें, हाफ साइकिल की बात करें तो भाई पीक वैल्यू क्या हुई, उसकी टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में। सो टोटल चार्ज और टोटल टाइम का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ से हम उसको जो है कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, टोटल चार्ज आई डी टी एंड टोटल टाइम हमने ये निकाला था dt। एक कंप्लीट साइकिल के लिए मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके कैपिटल T तक लिमिट लेनी है, क्योंकि AC की जो है वो कंप्लीट साइकिल यहाँ पर फिनिश होती है। हाफ साइकिल अगर हमें लेना है तो हमें हाफ साइकिल तक की लिमिट लेनी है 0 से लेके T/2। अगर आपको पीक वैल्यू समझ में आया देन ओके, आपको एवरेज वैल्यू समझ में नहीं आया तो भाई आपको अभ्यास इंस्टीट्यूट के चैनल पर जाना है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की वीडियो को देखना है। उसमें टाइटल भी मेंशन है कि भाई कौन सी वीडियो किस चीज़ को आपको दिखा रही है। देन गो एंड वॉच द कंटेंट, बिकॉज बेसिक्स जब तक आपके क्लियर नहीं है किसी भी कंटेंट को लेकर के, योर नॉलेज यू नो इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़। सो बेसिक्स क्लियर करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एवरेज वैल्यू से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं IRMS वैल्यू की। RMS का मतलब होते हैं, RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एंड यहाँ पर इसको हम वर्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं या फिर आप इसको इफ़ेक्टिव वैल्यू भी कह सकते हैं। ये इफ़ेक्टिव वैल्यू भी कहलाती है, मीन्स इसके ये तीनों नाम हैं IRMS के बच्चों, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई आप करंट में ही IRMS की बात करोगे, आप वोल्टेज में भी बात करोगे ERMS की, ठीक है। तो IRMS और ERMS दोनों वैल्यूज़ हैं विच रिफर्स फॉर सेम थिंग, रूट मीन स्क्वायर या फिर वर्चुअल वैल्यू कह दो या फिर क्या कह दो, इफेक्टिव वैल्यू कह दो, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज़ है कि भाई आप बोल रहे होगे कि मैम आपने तो ठीक है बोल दिया, पीक वैल्यू बोल दिया आपने, RMS वैल्यू बोल दिया आपने, एवरेज वैल्यू बोल दिया, पीक वैल्यू तक तो आपने पढ़ा दिया है। अब RMS वैल्यू क्या होती है, देखो होता क्या है कि जैसे ग्राफ यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करे कि भाई जो DC है ना वो DC लगातार एक जैसी चल रही है। मीन्स अगर हमने
कितने भी वोल्ट की डीसी ले ली, मैंने 5 वोल्ट डीसी ली, मैंने 10 वोल्ट डीसी ली, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो उसकी होल जर्नी में, मीन्स ऐसा कह लो कि जितने टाइम तक डीसी किसी भी सर्किट में फ़्लो होगी सो उतने टाइम तक डीसी का इफ़ेक्ट रहने वाला है सेम। ठीक है, अब अगर हम एसी की बात करें कि भाई एसी क्या करने वाली है, क्या एसी भी सेम इफ़ेक्ट देने वाली है जितना डीसी ने दिया था? भाई हमने किसी सर्किट में एसी को लगाया, नाउ वी वांट टू नो कि भाई एसी कितना फ्लो कर रही है सर्किट में, तो उसके लिए हमने सबसे पहले गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब यार गैल्वेनोमीटर तो वैल्यू ही नहीं दे रहा है एसी की, कैसे देगा वो वैल्यू? गैल्वेनोमीटर जैसे ही अपनी निडल को घुमाने की कोशिश करता है उतनी ही देर में एसी क्या करती है, वो अपनी साइकिल चेंज करती है। भाई एसी की फ्रिक्वेंसी है कितनी, 50 साइकिल्स पर सेकेंड। अब एसी को 1 सेकेंड में अपनी 50 साइकिल्स कंप्लीट करना है और 50 साइकिल्स में उसको 50 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू अप जाना है एंड 50 टाइम्स उसको मैक्सिमम वैल्यू डाउन जाना है। अब एसी करेगी क्या भाई, जैसे ही वो मैक्सिमम अप होती है एंड देन 0 पे जाती है, गैल्वेनोमीटर की निडल जैसे ही जो है घूमने के लिए तैयार होती है वैसे ही एसी क्या कर देती है, अपनी साइकिल को चेंज कर देती है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती है। अब गैल्वेनोमीटर जितनी देर में जो है रिवर्स वैल्यू में जाने की कोशिश करती है ड्यू टू इनर्शिया, ऑब्वियसली इट इज टाइम टेकन, तो गैल्वेनोमीटर की निडल जो है वो घूम ही नहीं पाती है। या आप ये कह लो कि अगर वो घूमती भी होगी सो यू कांट आइडेंटिफाई दैट, क्योंकि हमारी आंखें इतनी माइन्यूट चेंज को देखने के लिए नहीं बनी है, वी कांट रीड दैट। ओके, सो भाई IRMS की बात करें तो अगर हम AC और DC को कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई DC जो इफ़ेक्ट शो कर रहा है वो कितना अमाउंट ऑफ AC वही सेम इफ़ेक्ट शो करने वाला है। ठीक है, अब इसको कंपेयर किया कैसे जाए, तो कंपेयर करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। भाई अब ऐसे तो कंपेयर नहीं हो सकता, जैसा अभी बताया कि भाई ये सेम वैल्यू तो देने वाले थे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। ठीक है, एक कंडक्टर ले लिया। अब उस कंडक्टर में सबसे पहले जोड़ दिया किसको, DC को। ये हमारी DC हो गई, ये मैं सेल लगा दिया। अब जब हमने DC को लगाया तो ऑब्वियसली बात है किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है सो वो कंडक्टर क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है। उस कंडक्टर में कुछ ना कुछ हीट रिलीज होती है ड्यू टू करंट। अब DC क्या करेगी भाई, जब वो इस कंडक्टर में मान लिया T समय के लिए फ्लो हो रही है, ठीक है, T समय के लिए इसमें कोई DC फ्लो हुई, DC फ्लो होने पे मान लिया कुछ हीट जो है वो रिलीज़ हुई इस कंडक्टर से, तो क्या किया फिर हमने सेम कंडक्टर लिया। अब हमने सेम कंडक्टर को कनेक्ट किया किससे, AC से। ये हमने AC का साइन लगा दिया। AC को जब हमने इस कंडक्टर में लगाया सो हमने सेम टाइम के लिए AC को इस कंडक्टर में फ्लो कराया एंड वी ऑब्जर्व कि सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई, रिलीज हुई। तो AC की वो वैल्यू किसी भी गिवन कंडक्टर में जो कि सेम टाइम के लिए प्रोड्यूस कराई जाए, किसमें, किसी दूसरे कंडक्टर में जिसमें DC भी फ्लो हो रही है, तो भाई सेम टाइम के लिए फ्लो कराई जाए एंड सेम हीटिंग इफेक्ट शो करे, मींस सेम हीट को क्या कर पाए, रिलीज कर पाए। सो उस AC की वैल्यू को हम, उस अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को हम RMS वैल्यू कहते हैं या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव वैल्यू कहते हैं। तो दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पर सेम रहता है। सो बच्चों पॉइंट इज़ क्लियर कि भाई AC और DC को कंपेयर कब करोगे, भाई कोई दो चीज़ें जो कि बराबर नहीं हैं उनको आप कैसे कंपेयर करोगे, तो भाई उनको बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करोगे, आप एक कंडक्टर लोगे, उसमें सेम टाइम के लिए आपको AC और DC को फ्लो कराना है और आपको देखना है कि AC की वो कौन सी वैल्यू है जो कि किसी गिवन अमाउंट ऑफ DC के लिए सेम हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है, मीन्स सेम हीट लिबरेट कर रही है। उस AC की वैल्यू को हम उसकी RMS वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू कहेंगे।
I hope I am making myself clear to my dear students. And students please आपको भूलना नहीं है, आज एटलीस्ट 100 लाइक्स का टारगेट बनाना है। और जितने भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं आपको प्लीज़ मेरी वीडियो को सबको शेयर करना है। जितने भी ग्रुप्स आपने बनाए हैं आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। RMS वैल्यू को समझने के लिए हम उसको कैलकुलेट करना भी जानेंगे, ठीक है। तो RMS का मतलब मैं बता चुकी हूँ, R फॉर रूट, M फॉर मीन एंड S फॉर स्क्वायर। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जैसा कि उसके नाम में ही छुपा है। अगर मैं IRMS की बात करूँ, सो व्हाट डू यू मीन? रूट मीन स्क्वायर। ओके, सो देखो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे पीछे से, मीन्स वी विल मूव फ्रॉम बैक टू फ्रंट। अब IRMS का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे करंट का स्क्वायर कर दिया। अब मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए हम ऐसे भी लगा सकते हैं साइन, या फिर हम ऐसे भी लगा सकते हैं साइन। ये हमारा मीन हो गया। एंड देन हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है उसका रूट। सो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं IRMS वैल्यू को। नाउ सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है I स्क्वायर का मीन। मैंने जब लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था I का मीन, तो मैंने फॉर्मूला लगाया था टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल चार्ज का हमने फॉर्मूला लगाया था IDT अपॉन DT। याद है टोटल चार्ज क्या होता है भाई? टोटल चार्ज होगा DQ का इंटीग्रेशन, है ना। सो DQ IT, Q इज IT। सो I क्या है? वो छोटे से टाइम DT टाइम के लिए I क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। तो हमने DQ को क्या लिख दिया था? IDT लिख दिया था। अब बच्चों सोचो, यहाँ पर मुझे निकालना है किसका एवरेज? I स्क्वायर का एवरेज। तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पर I की जगह रख दूँगी I स्क्वायर DT एंड देन DT, है ना आसान, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो मैंने यहाँ पे रखा I स्क्वायर DT एंड देन नीचे भी रखा DT। और भाई साथ में चल रहा है क्या? अंडर रूट पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अंडर रूट जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक इसको पूरा का पूरा सॉल्व नहीं कर लोगे, ठीक है। अच्छा बच्चा, यहाँ पर ये जो I है क्या? एक्चुअली में I जो है वो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम किससे शो करते हैं? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया? नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस RMS वैल्यू फॉर वन साइकिल। फॉर वन साइकिल में टाइम कहाँ से शुरू होता है? AC का ग्राफ बना के देख लो ऐसे, ये भाई 0 होता है और ये T होता है। तो एक साइकिल में जो है टाइम पीरियड वो हमारा जाता है 0 से लेके कैपिटल T तक, 0 से लेके कैपिटल T तक। ये हमने ले लिया लिमिट। नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पर I स्क्वायर का मतलब हो गया I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T, ठीक है। हमने I स्क्वायर का क्या कर दिया? यहाँ पे I का स्क्वायर कर दिया एंड देन इंटीग्रेशन का साइन लगाया और यहाँ पर DT हो गया। ये DT का इंटीग्रेशन तो भाई T ही होता है और फिर लोअर एंड अपर लिमिट लगा दिया। नाउ ये I0 स्क्वायर तो भाई कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, 0 टू T साइन स्क्वायर ओमेगा T DT अपॉन, एक बार इस T की जगह ये वाला T रखेंगे और एक बार T की जगह 0 रखेंगे। तो कैपिटल T माइनस 0 का मतलब कितना हो गया? कैपिटल T। ये सारा का सारा अभी भी अंडर रूट में है। नाउ एक चीज़, अब मैथ्स वाले और बायो वाले फिर से चलो देखो, एक फॉर्मूला होता है cos 2x का। cos 2x क्या कहता है? cos 2x ये कहता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है फॉर्मूला cos 2x का। नाउ यहाँ पे होगा क्या बच्चों? यहाँ पे मैं अगर 2 साइन स्क्वायर x इधर ले आऊँ, देन इट विल बी 1 माइनस cos 2x
साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है दैट विल बी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये आ गई भाई। एक्स की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर हैविंग ओमेगा टी, ठीक है। तो भाई हम रखने वाले हैं ओमेगा टी यहाँ पर। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी अंडर रूट में हमारे पास हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। एंड हमें क्या करना है भाई, इसका इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो वी कैन डू इट आई नॉट स्क्वायर अपॉन ये जो 2 है ना, क्या हम इसे बाहर ले सकते हैं? अरे भाई यहाँ पे तो हमसे गलती हो गई, ये अंडर रूट तो पूरे के वन में पूरे में ही है ये अंडर रूट, ठीक है। तो इस 2 को हम बाहर ले सकते हैं, 2t हो गया। नाउ इंटीग्रेशन हमें दो चीज़ों का करना होगा, एक बार तो हमें 1 dt करना होगा, ये dt भी है यहाँ पर, माइनस 0 से लेके t तक लिमिट हो गई, 0 से लेके t तक लिमिट हो गई cos 2 ओमेगा t dt, ठीक है। नाउ ये सारा का सारा मैटर अंडर रूट में है अभी भी। नाउ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t एंड dt का इंटीग्रेशन हो गया हमारा t, और t में लिमिट हो गई 0 टू t। अभी cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x ना, है ना। तो आपको याद रखना है cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन होता है sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। ये मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये कैसे इंटीग्रेशन आ रहा है। तो यहाँ पर हो गया sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, एंड हमारी लिमिट चल रही है 0 से लेके कैपिटल T तक। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, एक बार हमने इस कैपिटल T की जगह पे t रखना है और एक बार t की जगह पे 0 रखना है, एंड देन माइनस करना है sin 2 ओमेगा, t की जगह पे t रखा माइनस साइन ओमेगा 0 रख दिया अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। प्रोसीजर जानते हो, वैसे हम इसको याद भी कर सकते हैं बट एक सेटिस्फेक्शन सा नहीं होता अगर हम याद कर लें और समझे ना। तो t माइनस ये 2 ओमेगा टी क्या था बच्चों, बताया था ना आपको, ओमेगा टी क्या होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया साइन 4 पाई, साइन 0 तो 0 ही होता है अपॉन 2 ओमेगा चल रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर साइन 4 पाई की वैल्यू क्या है, साइन 4 पाई होगा 0, ठीक है। तो 0 अपॉन माइनस 0 अपॉन 2 ओमेगा, ये पूरा का पूरा हो गया 0। तो भाई क्या बचा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t एंड बचा क्या, t माइनस 0 जो कि हो गया t के बराबर, t से t हो गया कैंसिल, तो ये बचा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। यानी कि आई आर एम एस जो है वो किसके बराबर है बच्चों, अच्छा इसको हमें करना है अंडर रूट। तो अंडर रूट जो है आई नॉट स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वो आएगा आई नॉट, और 2 का जो अंडर रूट आएगा वो आएगा अंडर रूट 2। देखो, सो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, और इसी तरीके से आप सेम फॉर्मूला लगा करके ई आर एम एस की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो कि आएगी ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। अगर हम ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है ई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 ई नॉट, या फिर आई आर एम एस जो आपने अभी कैलकुलेट किया है वो भी 0.707 आई नॉट। यानी कि देखो बच्चों, पीक जो हमने पीक वैल्यू दी थी ना करंट की, उसका 70.7% वो होती है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आप एवरेज भी नहीं कह सकते, मतलब एवरेज वैल्यू अलग है, आरएमएस वैल्यू अलग है, पीक वैल्यू अलग है। सो पीक वैल्यू का कितना परसेंट, 70.7% जो होती है वो होती है उसकी आरएमएस वैल्यू। सो ये डेरिवेशन क्लियर हुआ।
अब एक चीज़ और है कि जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे घरों में जो 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, हमारे घरों में जो AC आ रही है जो 220 वोल्ट की, वो ज़्यादा डेंजरस है या फिर 220 वोल्ट की DC ज़्यादा डेंजरस है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया, यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया कि पीक वैल्यू जो है, पीक वैल्यू RMS वैल्यू का √2 टाइम्स होती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे घरों में आ रही है ना AC, वो जो 220 वोल्ट जो आपको बताया जा रहा है वो उसकी होती है RMS वैल्यू, क्योंकि RMS वैल्यू को ही हमारा मीटर क्या कर पाता है, रीड कर पाता है। बाकी वैल्यू तो पकड़ में ही नहीं आती, क्योंकि कभी AC बहुत ज़्यादा है, कभी AC बहुत कम है, कभी AC 0 हो जा रही है, तो भाई उसका जो इफ़ेक्टिव वैल्यू है ना हम वही कैप्चर कर पाते। तो RMS वैल्यू जो 220 वोल्ट की है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, लाइक थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बना दें, चलो यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेस बनाया। अब हमने कैलकुलेट किया कि भी 220 वोल्ट की हमारे घरों में आ रही है AC, और वो जो 220 वोल्ट है ना वो उसकी क्या है, वो उसकी ERMS वैल्यू है 220 वोल्ट। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि भाई जो 220 वोल्ट हमारे घर में आ रहा है ये एक्चुअली में अपना पीक वैल्यू कितना जा रहा है, भाई AC तो चलना तो ऐसे ही है ना AC ने, तो पीक वैल्यू का मतलब क्या है कि वो कितना हाई जाएगी, वो जो 220 वोल्ट है ना वो कितना हाई जाएगी। तो भी फॉर्मूला लगा दो, E0 इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ERMS √2, यानी कि 220 √2। सो 220 की जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220 की जब 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 311 वोल्ट आएगा इसका आंसर। हाउ सरप्राइजिंग क्या है कि भाई जो हमारे घरों में AC आ रही है 220 वोल्ट की, वो जब झटका देगी ना तो वो 311 वोल्ट का देगी, और फिर वो हो जाएगी 0, और फिर अगर आपने पकड़ा हुआ है अप्लायंस को फिर से 311 वोल्ट पे जाएगी, तो भाई 311 0 311 0। बट DC 220 वोल्ट की है तो वो 220 वोल्ट का ही झटका नहीं देने वाली, पकड़ने ही वाली है। ठीक है, तो AC और DC में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और AC को और DC को मेज़र करने के लिए जो अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं, जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, वो कहलाते हैं क्या, हॉट वायर एमीटर्स। सो हॉट वायर एमीटर्स में एक प्लैटिनम और इरिडियम का वायर होता है, जिसमें जब करंट पास की जाती है तो वो बेंड हो जाता है, और जब वो बेंड हो जाता है तो उससे कनेक्टेड जो पॉइंटर होता है वो घूमता है एक स्केल पर, एंड देन वी कैन कैलकुलेट कि अच्छा इतनी रीडिंग है यहाँ पर करंट की। ठीक है, सो ओनली गैल्वेनोमीटर कैन टेल यू क्या कि भाई करंट प्रेजेंट है या नहीं है, बट उसकी एक्यूरेट जो रीडिंग है वो हॉट वायर एमीटर के थ्रू ही ली जा सकती है। अब वो है क्या, अब AC वाला चैप्टर आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। सो AC वाला चैप्टर बहुत अच्छा है। मैथ्स वाले बच्चों को लगातार अपने मैथ्स के फॉर्मूलेज लगाते रहने हैं। सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला ही रटना है और उसको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। चीज़ें हमें डिफ़िकल्ट लगेंगी, लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपके आसपास के लोग आपको मिसगाइड भी करेंगे, बट आई नो माई स्टूडेंट्स, दे आर वेरी फोकस्ड, they are very punctual, and they are doing their things very nicely. At last again, this is my request from you all my students, that please share, please subscribe, and please ask students to study from Abhyas Institute, because this is your channel. इसकी ग्रोथ मायने रखती है, and आपको सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि भाई सबको बताइए कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको चीज़ें नोटिफाई हो पाए। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। After all, this is only the medium by which I can talk to you and you can share your thoughts with me. So मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।